अब ये जो क्रियाविधि है इसको भी बेटे अपन 5 स्टेप में पूरा करेंगे। तो आगे अपन बढ़ते हैं इसकी पहली स्टेप की ओर, यानी पहली जो अवस्था आएगी और ये अवस्था आएगी सबसे नंबर 1, इसको आप कैपिटल ए दे दें यहां पर, और ये अवस्था है वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डिजायर जीन। इसको यहां पर इस तरह से याद रख लें, आप यहां पर याद रख लें बेटे, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें, ये हमारे पास में पहली स्टेप है कि पहले तो अपन वांछित जीन को पहचानेंगे और उसके बाद में उसको कैसे आइसोलेट करेंगे कोशिका से। तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड भी बेटे आता है, इसमें पीसीआर मेथड भी आता है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स का उपयोग भी आता है। तो यहां अपन देखते हैं कि इसके लिए अपन सबसे पहला पॉइंट अपन यहां पर लेंगे, पहला पॉइंट जो लेंगे बेटे ये पॉइंट होगा हमारा, यानी वांछित जीन। ये ध्यान रखना बेटे, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। तो पहला पॉइंट आप यहां पर लीजिएगा, वांछित जीन की पहचान, ये ध्यान रखना। इसमें भी अलग अलग पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है मेरा वांछित जीन की पहचान। तो ये याद रखना कि वांछित जीन की पहचान अपन किसके आधार पर करेंगे, तो वांछित जीन की पहचान, और इसमें आप लिखिएगा यानी निम्न गुणों के आधार पर, निम्न गुणों के आधार पर, ये यहां पर लेना, निम्न गुणों के आधार पर, निम्न गुणों के आधार पर। जो वांछित जीन की तुम पहचान करोगे तो वो पहचान किन किन गुणों के आधार पर करोगे, तो पहला गुण होना चाहिए बेटे उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता। तो ये ध्यान रखना कि ऐसी जीन जिसके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है तो उस जीन को भी अपन वांछित जीन के रूप में चुन सकते हैं। जैसे बेटे एक तो साधारण गेहूं आते हैं और एक ट्रांसजेनिक आते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट से जो गेहूं प्राप्त करते हैं वो साधारण पादप से ज्यादा उत्पादकता वाले होते हैं। तो एक तो उत्पादन क्षमता क्या होना चाहिए बेटे, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा यहां पर आप ले सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, यानी इसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता। तो ये याद रखना बेटे कि अगला गुण जो इसके अंदर होना चाहिए, ये गुण कैसा होना चाहिए, उत्पादन क्षमता का गुण होना चाहिए। दूसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, इसके लिए एक जीन आते बेटे जिसको निम्फ जीन कहते हैं, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर यानी निम्फ जीन। तो ये निम्फ जीन के माध्यम से कुछ ऐसे पौधे भी बना लिए जाते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी क्या काम आती है, तो याद रखना बच्चों कि पौधे जो है नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस क्रिया के माध्यम से अमोनिया पहले नाइट्राइट में बदलेगी और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में बदलेगा। तो कुल मिलाकर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्षमता भी इन पौधों के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपको याद रखना है बेटे, यानी कीट प्रतिरोधी क्षमता, कीट प्रतिरोधी क्षमता, कीट प्रतिरोधी क्षमता, यानी ऐसे पौधे बनाए जाते हैं, जैसे भी मैंने आपको क्रियाविधि में बताया था कि जिनमें कीटों के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए। तो बेटे जो साधारण पौधे होते हैं उन पर कीटों का संक्रमण जल्दी हो जाता है, और जो पराजीनी पादप होते हैं या पराजीनी जंतु होते हैं उन पर कीटों का संक्रमण नहीं होता। तो अब हम ऐसी जीन को भी चुन सकते हैं जिसके अंदर कीट प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए। उसके अलावा बेटे यहां पर आपको याद रखना है कि जीवाणु व कवक प्रतिरोधक क्षमता, जीवाणु व कवक प्रतिरोधक क्षमता,
प्रतिरोधक क्षमता। तो यह भी आपको यहां पर लेना है कि बेटे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता भी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, कीट प्रतिरोधी क्षमता भी इसके अंदर होना चाहिए, कीट प्रतिरोधी क्षमता। उसके अलावा बेटे जीवाणु और कवक प्रतिरोधक क्षमता भी। कई पौधे ऐसे हैं जिन पर जीवाणु का भी संक्रमण होता है, कई पौधे ऐसे हैं बेटे जिन पर कवक का भी संक्रमण होता है, जैसे व्हाइट रस्ट रोग है, स्मट रोग है। तो इस तकनीकी के माध्यम से पहले ऐसी जीन को चुना जाएगा जिनके अंदर यह क्षमता मौजूद हो। तो यहां पर अगली क्षमता जो याद रखना, जीवाणु और कवक प्रतिरोधक क्षमता भी होना चाहिए। ऐसी जीन होना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन निर्माण क्षमता भी ज्यादा हो, प्रोटीन निर्माण क्षमता। तो यह भी याद रखना बेटे, यानी ये जीन ऐसी भी होती है जिसके अंदर प्रोटीन बनाने की जो क्षमता है ये भी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी प्रोटीन निर्माण क्षमता ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा फिर क्या होना चाहिए बेटे, यानी यहां पर आप देखिएगा, यानी दूध है ना, मांस, दूध मांस कोमा अंडे, अंडे उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता। तो यहां आप देख ले कुछ ऐसे जानवर भी बनाए जाते हैं बेटे इस तकनीकी के माध्यम से जिसमें दूध उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, मांस उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, अंडे उत्पादन क्षमता ज्यादा हो। तो इसके लिए पहले अपन को ऐसी जीन को चुनना पड़ेगा जिसके अंदर दूध, मांस, अंडे आदि उत्पादन क्षमता ज्यादा हो। उसके बाद में बेटे यहां पर एक और आप ले सकते हैं, यानी ऊन उत्पादन क्षमता, ऊन उत्पादन क्षमता, ऊन उत्पादन क्षमता, यानी जो ऊल है ये उत्पादन क्षमता भी यहां पर होना चाहिए। उसके अलावा आनुवांशिक विकार वगैरह में भी बेटे ये काम आती है। तो इस तरह से आप सब समझ सकते हैं कि पहला टॉपिक है कैपिटल ए, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। तो ये मेरा पहला टॉपिक है और इसमें भी बेटे अभी मैंने नंबर 1 लिया है, और नंबर 1 कौन सा लिया है, वो लिया है वांछित जीन की पहचान। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वांछित जीन की पहचान। तो वांछित जीन की पहचान इन गुणों के आधार पर की जाती है। उत्पादन क्षमता वाली जीन होना चाहिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता वाली जीन होना चाहिए, कीट प्रतिरोधक क्षमता वाली जीन होना चाहिए, जीवाणु और कवक प्रतिरोधक क्षमता वाली जीन होना चाहिए, प्रोटीन निर्माण क्षमता वाली जीन होना चाहिए, बेटे दूध, मांस, अंडे उत्पादन क्षमता वाली जीन होना चाहिए, और ऊन उत्पादन क्षमता वाली जीन होना चाहिए। तो ये याद रखना, ये सारे के सारे गुणों वाली जीन को ही आप क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे, यानी डीएनए, या फिर इसे क्या बोलोगे बच्चों, यानी वांछित जीन। ये याद रखना। तो कोई कहे आपसे कि डीएनए क्या होता है या वांछित जीन क्या होती है, तो इन गुणों के आधार पर जिस जीन को चुना जाएगा, इन गुणों के आधार पर बेटे जिस जीन को चुना जाएगा या जिसका उपयोग अपन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में लेंगे, तो वह जीन कहलाएगी डिजायर जीन या फिर वांछित जीन या फिर बाह्य डीएनए। अब अपन ने डीएनए को इन गुणों के आधार पर पहचान लिया, लेकिन बेटे मुझे यह जीन कहां पर मिली, किसी कवक कोशिका में मिली, मुझे यह जीन किसी जीवाणु कोशिका में मिली, मुझे यह जीन किसी पादप कोशिका में मिली। तो जब तक इन कोशिकाओं की बाउंड्री को नहीं हटाया जाएगा, जब तक अपन उस डीएनए को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब पहचान की गई जीन को कोशिका से कैसे निकाले, तो वो हमारे पास में दूसरा टॉपिक आ रहा है, यानी यहां पर अपन लेंगे। तो बेटे ये टॉपिक हमारा होगा अगला। अपन यहां पर चलते हैं नंबर 2, इसका नंबर 2। तो ये तो बेटे हमारे पास में वही पहला ही पार्ट है, ध्यान रखना, ये यहां पर, और ये नंबर 2 होगा, यानी पहचान की गई जीन का कोशिका से पृथक्करण। पहचान की गई जीन का कोशिका से पृथक्करण, कोशिका से पृथक्करण। समझना थोड़ा ध्यान से, पहचान की गई जीन का कोशिका से
पृथक्करण। तो ये बेटे आपको याद रखना है कि जो जीन को अपन ने पहचान लिया और उस जीन को कोशिका से कैसे निकाले, तो फिर यहां पर आपको याद रखना है कि इसको किस तरह से निकाला जा सकता है कि बेटे यहां पर ये हमारे पास में कोई कोशिका है, ये कोशिका है, ध्यान रखना, और कोशिका की सतह पर ये बाउंड्री है, ये परकोटा है, ध्यान रखना, ये बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री जब है बेटे, तो इस बाउंड्री को जब तक नहीं हटाया जाएगा इसमें मौजूद डीएनए को अपन बाहर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा कि यहां पर विशेष एंजाइम का उपयोग किया जाएगा, और ये एंजाइम क्या करेंगे बेटे, यहां से इसके सेल वॉल को रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो यहां पर तो ये तो क्या है बेटे, ये है सेल विद सेल वॉल, विद सेल वॉल, ये याद रखना। यहां पर सेल है लेकिन ये सेल वॉल के साथ है। यहां बेटे इस जगह पर, यहां पर ये सेल आपके सामने प्राप्त हुई है, ये सेल है और ये इसका डीएनए। तो ये सेल क्या है, ये सेल है बेटे विदाउट, ये है विदाउट सेल वॉल। तो ये विदाउट सेल वॉल को आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। तो यहां ये कन्वर्ट हो जाएगा यानी प्रोटोप्लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट में। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को पहचान की गई जीन को कोशिका से निकालना है। तो जब जीन को कोशिका से निकालेंगे बच्चों, तो क्या करना होगा कि उस कोशिका की क्रिया विशेष एंजाइम से करवानी होगी, और वह एंजाइम उस कोशिका के सेल वॉल को डिसोल्व कर देगा या उस कोशिका भित्ति को वहां से हटा देगा। तो फिर हमें सेल वॉल रहित कोशिका मिलेगी जिसको आप कहोगे प्रोटोप्लास्ट। अब यहां आप देखते हैं कि जब तक कोशिका को प्रोटोप्लास्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, जब तक ना तो कोशिका में आप डीएनए को प्रवेश करवा सकते हो और ना ही कोशिका से डीएनए को बाहर निकाल सकते हो। तो पहले समझ लो प्रोटोप्लास्ट क्या है, कोशिका भित्ति रहित रचना, इसे तो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। फिर आ जाए बेटे प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका के भीतर सुसंगठित पदार्थ, ये जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये तो है। अब कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं बेटे इसके लिए, तो यहां देखते हैं, यानी कोशिका भित्ति को घोलने वाले एंजाइम। तो यहां आप याद कर सकते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को घोलने वाले एंजाइम, कोशिका भित्ति को घोलने वाले एंजाइम, घोलने वाले एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो यहां बेटे अपन चलते हैं। तो मेरे पास में पहला एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइमेज, लाइसोजाइमेज, ये याद रखना। तो ये जो लाइसोजाइमेज है ये करता क्या है बेटे, किसी को याद आ रहा है, तो लाइसोजाइमेज का जो काम होगा, ये काम क्या होगा बेटे, यानी जीवाणु कोशिका भित्ति को घोलता है। तो याद रखना ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को घोलता है, को घोलता है। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना है, यानी इट डिसॉल्व बैक्टीरियल सेल वॉल। तो याद रखना पहला एंजाइम आपके सामने है लाइसोजाइमेज, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये जो एंजाइम है ये जीवाणु कोशिका भित्ति को घोलेगा, यानी जीवाणु कोशिका को प्रोटोप्लास्ट के रूप में बदलेगा। उसके बाद में यहां पर दूसरा एंजाइम जो बच्चों आपको याद रखना है, ये एंजाइम यहां पर मौजूद है हमारे पास में, और ये है सेल्यूलेज, ये एंजाइम है सेल्यूलेज। अब ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है, ये सेल्यूलेज एंजाइम क्या है, तो बेटे ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है ये प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करेगा, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करता है या उसे घोलता है। तो ये थोड़ा सा याद रख ले कि प्लांट सेल वॉल को घोलता है, प्लांट सेल वॉल को घोलता है। तो ये आपको याद हो गया कि अगला एंजाइम है सेल्यूलेज, याद रखना सेल्यूलोज नहीं, सेल्यूलेज। तो बेटे सेल्यूलेज क्या करता है कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल्यूलोज होता है उसे डिसॉल्व करता है, और इस आधार पर प्लांट की जो कोशिका भित्ति है वो घुल जाती है और पादप कोशिका बदल जाती है प्रोटोप्लास्ट में। तीसरा एंजाइम जो आपको यहां पर याद रखना है, और ये तीसरा एंजाइम है बच्चों, तो इस एंजाइम का नाम है काइटिनेज,
काइटिनेज। तीसरा एंजाइम जो है ये है बेटे काइटिनेज। अब ये काइटिनेज का काम क्या है? तो काइटिनेज का काम है बेटे कि ये जो काइटिनेज एंजाइम है ये कवक सेल वॉल यानी जिसको आप क्या कहेंगे फंजाई सेल वॉल, फंजाई सेल वॉल को घोलता है, फंजाई सेल वॉल को घोलता है, फंजाई सेल वॉल को घोलता है। तो यहां आप देख ले ये 3 एंजाइम आपके सामने हैं। ये 3 एंजाइम बच्चों आपके सामने हैं कि कोशिका भित्ति को घोलने वाले एंजाइम। तो पहला एंजाइम तो है लाइसोजाइमेज जो कि जीवाणु कोशिका भित्ति को घोलता है। दूसरा एंजाइम है बेटे सेल्यूलेज, ये याद रखना सेल्यूलेज। और ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है ये क्या करेगा? ये प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। और तीसरा जो एंजाइम है बेटे ये है काइटिनेज जो कि फंजाई सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। तो अब इन एंजाइमों के माध्यम से कोशिका क्या हो जाएगी? यानी जो है वह है बेटे प्रोटोप्लास्ट में बदल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अगली स्टेप यहां पर होती है, किस तरह से बेटे अगली स्टेप यहां पर होगी। तो यहां आप देखिएगा टॉपिक वही चल रहा है हमारा कैपिटल ए यानी वांछित जीन की पहचान। तो अब हमने किया क्या बेटे कि यहां से ये देखो आप, यहां से ये हमारे पास में एक कोशिका थी, इसको एक बार और समझ ले। ये यहां पर कोशिका थी और कोशिका के अंदर यहां पर ये डीएनए है। तो सबसे पहले बेटे हमने यहां से क्या किया? माइनस सेल वॉल, यानी यहां पर क्या काम आए? एंजाइम। और इन एंजाइम्स मैंने बता दिया आपको कौन से एंजाइम्स होंगे बच्चों, यानी काइटिनेज भी हो सकता है, सेल्यूलेज भी हो सकता है और साथ में जो है लाइसोजाइमेज भी हो सकता है। जिस कोशिका से भी अपन जीवाणु हो या कवक हो या पादप हो वैसा एंजाइम यहां पर लेंगे तो यहां पर हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया? तो ये प्राप्त हो गया यहां पर प्रोटोप्लास्ट। ये यहां पर डीएनए अभी भी इसके अंदर है और ये हमें यहां मिल गया प्रोटोप्लास्ट। तो याद रखना। और ये है हमारे पास में सेल। तो विद सेल वॉल वाली कोशिका जो है उससे सीधे डीएनए को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर क्या करोगे बच्चों कि वहां पर पहले उस कोशिका से आप क्या करोगे कि एंजाइम की क्रिया करवाएंगे और एंजाइम की क्रिया करवाने के बाद उसे सेल वॉल अपन हटा देंगे। अब क्या करना है कि इस प्रोटोप्लास्ट वाली कोशिका से डीएनए का पृथक्करण। तो यहां से ये डीएनए बेटे एक्सट्रैक्ट होगा, यानी एक्सट्रैक्ट यानी कोशिका से डीएनए बाहर, या न्यू कह सकते हो आप प्रोटोप्लास्ट से डीएनए बाहर, यानी यहां से डीएनए को क्या कर लिया जाएगा? बाहर निकाल लिया जाएगा। और इस क्रिया को कहोगे एक्सट्रैक्ट, यानी कोशिका से डीएनए को बाहर निकाल लेना। तो अब ये जो डीएनए आपने बाहर निकाला है तो ये डीएनए बेटे इस तरह से, ये डीएनए कौन सा डीएनए है? ये तनु डीएनए है, ये डाइल्यूट डीएनए है। ये जो अभी अभी कोशिका से बाहर निकला है ये डीएनए, तो ये डीएनए बहुत ही पतला है, बहुत ही डाइल्यूट है। इस डाइल्यूट डीएनए को आप जगह जगह से काट नहीं सकते क्योंकि अभी इसको आपको दृढ़ बनाना है। तो ये जो कोशिका से तुरंत डीएनए अभी अभी बाहर निकाला है ये डीएनए तनु डीएनए है, पतला डीएनए है जिसे डाइल्यूट डीएनए कहेंगे। अब इसको गाढ़ा बनाना है, इसको गाढ़ा बनाना है तो बेटे अब क्या करें? इसकी क्रिया करवा देते हैं ठंडे एथेनॉल से, ठंडे एथेनॉल से। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है ठंडे एथेनॉल से। तो यहां पर हमारे पास में जो डीएनए है ये डीएनए हो जाएगा यानी कंडेंस डीएनए, यानी कंडेंस डीएनए का माने गाढ़ा डीएनए। ये याद रखना बेटे, ये बदल जाएगा कंडेंस्ड डीएनए, यानी इसको आप लिख सकते हैं गाढ़ा डीएनए, गाढ़ा डीएनए। यानी इस तरह से डीएनए ये बेटे यहां पर डीएनए जो है वह इस तरह से यहां पर बदल जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा। ये डीएनए जो है जो पहले पतला था अब ये डीएनए किस रूप में आ जाएगा? ये गाढ़े डीएनए के रूप में आ जाएगा। इस तरह से ये डीएनए यहां पर है तो ये डीएनए हो गया बेटे कंडेंस्ड डीएनए। कंडेंस्ड डीएनए का माने होगा गाढ़ा डीएनए, संघनित डीएनए जिसको आप कहोगे। अब इसकी क्रिया रेस्ट्रिक्शन,
एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम, यानी अब इसकी क्रिया बेटे किससे करवाओगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम से करवाएंगे। और जैसे इसकी क्रिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम से करवाएंगे तो बेटे यहां आप क्या देखते हैं कि यहां पर डीएनए अलग अलग लंबाई के कई सारे डीएनए यहां पर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से यहां पर विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड, विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड। तो यहां पर जैसे आपने इसकी क्रिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम से करवाई तो बेटे अपन क्या देखते हैं कि यहां पर विभिन्न लंबाई, ये ध्यान रखना बेटे, विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड, विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड। तो यहां पर आपको मिल जाते हैं विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटे, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण, तो वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण में यहां अपन को ये डीएनए को पहले बाहर निकालना है कोशिका से। तो पहले कोशिका को आपने क्या किया, सेल वॉल रहित किया, उसके बाद में फिर क्या किया बेटे, वो बदल गई प्रोटोप्लास्ट में, और प्रोटोप्लास्ट से फिर डीएनए को बाहर निकाला, लेकिन ये डीएनए पतला था, डाइल्यूट था, उसकी क्रिया ठंडे इथेनॉल से करवाई तो डीएनए संघनित हो गया, और संघनित डीएनए के बाद में बेटे ये जो है इसकी क्रिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम से करवा दी, और इसी के साथ में यहां पर बेटे विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड यहां पर प्राप्त हो गए। तो यहां तक का हमारा बेटा ये टॉपिक था, विभिन्न लंबाई के डीएनए खंड। तो बेटे आज का टॉपिक यहां तक ही रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है बेटे। अभी हमारा केवल पहला पॉइंट पूरा हुआ है पहली स्टेप का, यानी मैंने क्या कहा आपसे कि मैं बेटे क्रियाविधि को 5 स्टेप में डिवाइडेड करूंगा। अभी मेरी कैपिटल ए पहली स्टेप चल रही है, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण, और वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण में बेटे मेरा पहला पॉइंट तो था वांछित जीन की पहचान, और ये निम्न गुणों के आधार पर। मेरे दूसरा टॉपिक इसका पूरा हुआ है, यानी वांछित जीन को या पहचानी गई वांछित जीन का कोशिका से पृथक्करण। तो यहां तक का टॉपिक था बेटे, बाकी इसका जो अगला टॉपिक होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। तो आज का टॉपिक यहां तक ही रहेगा बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद, और बेटे ध्यान से पढ़ना तभी ये मैकेनिज्म समझ में आएगी। ओके बेटे, ओके, थैंक यू वेरी मच।